गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कल हमने आप लोगों को परामर्शदाता या उपबोधक के विषय में बताया था कि अलग अलग विद्वानों ने परामर्शदाता या उपबोधक के लिए अपने अलग अलग विचार, सुझाव एवं विशेषताएं बताएं। हमने 3 विद्वानों के विचारों को आपके सामने प्रकट किया था, जोन्स का, केलर का और रोजर्स तथा वैलन का मत। आज हम आप लोगों को स्टीफलेयर तथा स्टीवर्ट का मत बताने जा रहे हैं। स्टीफलेयर तथा स्टीवर्ट ने परामर्शदाता की अभिवृत्ति व प्रवीणता के समय में विभिन्न प्रकार के गुणों का होना अत्यंत आवश्यक माना। सबसे पहले गुण में उन्होंने कहा कि परामर्शदाता को नैतिक व्यवहारों से युक्त होना चाहिए। उनका कहना था कि परामर्शदाता का नैतिक गुणों से युक्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि परामर्श की प्रक्रिया के मध्य उसे बहुधा अत्यंत गोपनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जब उपबोध्य परामर्शदाता पर पूर्ण विश्वास करके अपनी बातों को बताता है, अपने व्यक्तिगत एवं गोपनीय बातों का साझा करता है, तब उन गोपनीय बातों एवं सूचनाओं जो उसे प्राप्त होती हैं उसे वह गोपनीय बनाए रखे। इसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक उपबोध्य को परामर्शदाता पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक वह उससे खुलकर बातचीत एवं सहयोग का संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। इसी कारण से परामर्शदाता में नैतिक व्यवहार का होना परामर्श की प्रभावकता के लिए अनिवार्य है, और उनके नैतिक व्यवहार एवं नैतिक गुणों के युक्त होने से ही उन पे उपबोध्य विश्वास करेगा और अपनी गोपनीय बातें उनसे साझा करेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि लचीलापन। परामर्शदाता को रूढ़िवादी या अधिक दृढ़ नहीं होना चाहिए। परामर्शदाता अगर रूढ़िवादी और अपने ही विचारों पे दृढ़ता लिए होगा, तब वह परामर्श कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। क्योंकि परामर्श के अंतर्गत जब वह छात्र का सहयोग करता है, तो सहयोगी संबंध विकसित करने के लिए परामर्शदाता को छात्र की अभिवृत्तियों, जो उसने धारणाएं बना रखी हैं, जो उसके व्यवहार हैं, उन धारणाओं में हो रहे परिवर्तनों एवं उसकी प्रत्याशाओं, भविष्य में उनमें क्या अवरोध उत्पन्न होंगे, क्या विकास होंगे, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और उसी के अनुसार अपना व्यवहार निर्देशित करना चाहिए। यानी उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन, समयानुसार अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर सके। इसके साथ साथ उन्हें बौद्धिक योग्यता का गुण होना चाहिए। परामर्शदाता का बौद्धिक रूप से कुशाग्र होना भी आवश्यक है, क्योंकि उसे मानव व्यवहार तथा वर्तमान घटनाओं को अपने प्रशिक्षण एवं पूर्व अनुभव से जोड़ने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जब तक वो बौद्धिक रूप से कुशाग्र नहीं होगा, तब तक वो मानव व्यवहार तथा वर्तमान घटनाएं, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को वो जब अपने प्रशिक्षण एवं पूर्व के अनुभवों से जोड़ता है, जोड़ने के पश्चात
जो वो निष्कर्ष निकालता है उसी के अनुसार वह व्यक्ति को व्यवस्थित एवं तार्किक चिंतन प्रदान करता है। इसलिए उसका बौद्धिक रूप से कुशाग्र होना आवश्यक है। साथ ही साथ उनमें व्यवस्थित एवं तार्किक चिंतन की योग्यता भी परामर्शदाता में वर्तमान में होनी चाहिए, जिससे कि वो छात्र के सम्मुख उद्देश्यों के प्रस्तुतिकरण में सफल सिद्ध हो सके। स्वीकृति। व्यक्ति जब भी परामर्शदाता के पास जाता है तो परामर्शदाता के पास कुछ जानने व सहायता प्राप्त करने के लिए जाता है बच्चों। उसमें भय, आशा, संदेह, चिंता सभी कुछ व्याप्त होता है। ऐसी स्थिति में परामर्शदाता के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों एवं जो व्यक्ति उनके पास गया है उनकी बातों को स्वीकार करे, उसे अपने जीवन के लिए उत्तरदायी माने तथा यह स्वीकार करके चले कि छात्र को अपने जीवन निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता एवं अधिकार है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में व्यक्त करना चाहें बच्चों तो ये कहा जा सकता है कि उपबोध्य के व्यक्तित्व की अवहेलना कर कभी भी परामर्श को सफल या प्रभावक नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले उपबोध्य के व्यक्तित्व को समझना है और उसको स्वीकार करना है, स्वीकृति प्रदान करना है, तभी परामर्श की प्रक्रिया सफल होती है और परामर्शदाता सफल परामर्शदाता के रूप में होता है। इसके बाद आता है समझ। स्टीवर्ट महोदय ने ये कहा कि परामर्शदाता को उपबोध्य के विषय में 2 स्तरों पर समझ का होना आवश्यक होता है। पहला स्तर भावात्मक रूप से समझ होना चाहिए और दूसरा स्तर वैचारिक रूप से। अर्थात परामर्शदाता को उपबोध्य के साथ संचार इस प्रकार का होना चाहिए, जब वो बातचीत करते हैं, संचार का मतलब आपस में जो बातचीत करते हैं, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसमें वह भावात्मक तथा वैचारिक स्तर पर उपबोध्य के साथ अपने आप को जोड़ें। तो इस समझ का होना है, यानी भावात्मक तथा वैचारिक समझ का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके पश्चात आता है संवेदनशीलता। परामर्शदाता का ईमानदार तथा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना एक आवश्यक गुण होता है। परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता के निर्णय व भूमिका तभी पक्षपात रहित होता है बच्चों, जब वह अपने दायित्वों के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक होता है तथा उनकी पूर्ति में यथासंभव प्रयास करके ईमानदारी से उसको निभाता है। तो स्टीफलर तथा स्टीवर्ट ने परामर्शदाता की आवृत्ति यानी व्यवहार में प्रवीणता, समयानुसार प्रवीणता का होना आवश्यक है, यानी समकालीन परिस्थितियों के अनुसार उनमें इन गुणों का होना आवश्यक है। बिना इन गुणों के एक परामर्शदाता सफल परामर्श का कार्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ब्लूम तथा बेलिंस्की का मत। तो इन्होंने अपनी पुस्तक काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी के द काउंसलर नामक अध्याय में इसकी चर्चा की कि परामर्शदाता के लिए व्यापक प्रशिक्षण आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के परामर्शदाता अपने कार्य को नहीं कर सकता है। क्योंकि परामर्शदाता का क्षेत्र
वृत्तीकरण की प्रक्रिया में है। यहाँ पे वृत्तीकरण व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। कई बार प्रोफेशन को भी व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। इस तरीके से उनका कहना था कि परामर्श का क्षेत्र वृत्तीकरण की प्रक्रिया है। अमेरिका के नेशनल वोकेशनल गाइडेंस ने परामर्शदाता के लिए योग्यताएं निर्धारित की। इन विद्वानों की मान्यता है कि इस कदम से परामर्शदाताओं को तैयार करने में सहायता मिली। सार्टेले ने परामर्शदाता यानी परामर्श के विभिन्न कार्यों जैसे कॉलेज परामर्शदाता, विकलांगों के लिए मनोवैज्ञानिक, रोजगार साक्षात्कारक, रोजगार परामर्शदाता तथा व्यावसायिक परामर्शदाता आदि 6 प्रकार के कार्यों के लिए कर्तव्यों, योग्यताओं तथा भावी उन्नति की समस्याओं के विषय में चर्चा की और बताया। इनके अनुसार एक परामर्शदाता में विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहला कर्तव्य था इनके अनुसार निःशुल्क परामर्श। परामर्शदाता को किसी भी सामाजिक केंद्र अथवा समुदाय समर्थित अभिकरण पर प्रार्थियों को जो लेने आए हैं परामर्श उन प्रार्थियों को निःशुल्क शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श देना, उपयुक्त सामुदायिक अभिकरणों के मामलों को संदर्भित करना, भावी कार्यक्रमों की योजना बनाना, ये सभी कुछ निःशुल्क प्रदान करने के लिए कहा गया। ये उनका कर्तव्य है कि ये कार्यक्रम वह निःशुल्क करें, निःशुल्क परामर्श प्रदान करें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन कर्तव्यों में उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव भी आता है। व्यावसायिक परामर्शदाता उपबोध्य के लिए जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव करता है तथा उन परीक्षणों के चुनाव के साथ साथ उनकी व्यवस्था भी करता है। दूसरे परामर्शदाताओं के साथ विषय सम्मेलनों में भाग लेता है तथा उन सम्मेलनों में भाग लेने के पश्चात उनसे प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या करता है। व्याख्या करने के पश्चात साक्षात्कार, परीक्षण परिणामों तथा विषय सम्मेलनों के आधार पर वह व्यक्ति को परामर्श प्रदान करता है। नेक्स्ट है भावी रोजगार। कार्य करने वाले या कार्य को चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए अभिकरण की सीमाओं में संभव रोजगार की व्यवस्था करना परामर्शदाता का कर्तव्य है। इसके साथ साथ उपबोध्य को अन्य नियोजन अभिकरणों से भी संपर्क करने की सलाह देता है। नेक्स्ट है सहायता की सिफारिश। वर्तमान अभिकरणों की सेवा सुविधा के अपेक्षा और अच्छे ढंग से उपबोध्य को सहायता देने के लिए वह सामाजिक तथा सामाजिक कल्याण संस्थाएं अथवा रोजगार अभिकरणों को विषयों या मामलों को भेजता है। वह उपबोध्य को आर्थिक रूप से, चिकित्सा संबंधी, कानून संबंधी जितने भी प्रकार की उसकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के आधार पर सहायता के लिए अभिकरणों की सिफारिश भी करता है।
सुधार तथा विस्तार अपने अन्य साथियों के सहयोग से सेवाओं में, जो सेवाएं वो प्रदान कर रहा है परामर्श कार्य का, उन सेवाओं में जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को साथियों के सहयोग से सुधार में लाना तथा विस्तार के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था करना का कर्तव्य है। इसके साथ साथ वह शोध योजनाओं तथा संगठन अभिकरणों के कार्यों में भी सहयोग प्रदान करता है। व्यावसायिक समायोजन युवकों के लिए व्यावसायिक समायोजन की समस्याओं के संबंध में सामूहिक निर्देशन का कार्य करता है। वर्तमान समय में युवकों के सामने अपने व्यवसाय में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के कारण वो अपने व्यवसाय में समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो उनकी समायोजन की समस्याओं को वो सामूहिक रूप से निर्देशन प्रदान करके समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से विद्वानों द्वारा बताए गए कर्तव्यों को पूरा करना व्यावसायिक परामर्शदाता के लिए तभी संभव होगा जब उसमें आवश्यक योग्यताएं एवं प्रशिक्षण कौशलों का ज्ञान होगा। आवश्यक योग्यताएं भी होंगी और उन्हें प्रशिक्षणों का ज्ञान होगा। जब तक वह आवश्यक योग्यताएं एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया होगा तब तक वह इस तरह की कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्लूम ने परामर्शदाताओं के व्यापक एवं गहरे प्रशिक्षण की योग्यता एवं आवश्यकता पर बल दिया। अब हम आपको बच्चों परामर्शदाता की विशेषता के विषय में बताते हैं। एक परामर्शदाता की विशेषताएं क्या होती हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परामर्शदाताओं की अनेक विशेषताएं बताई। इन विशेषताओं को ईसी रोयबर्न ने समाहित करते हुए परामर्शदाता की विशेषताओं को 7 वर्गों में रखा। सबसे पहला वर्ग था उनका पारस्परिक संबंध। किशोरों तथा अन्य युवा समूहों के व्यक्तियों से शीघ्रता से घनिष्ठता स्थापित कर लेना तथा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेना, युवकों को सहानुभूति पूर्वक समझाना, ईमानदारी, निष्ठा, लोगों से मिलने जुलने की योग्यता, लोगों में रुचि रखना, लोगों के साथ कार्य करने में रुचि रखना, दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति संवेदनशील होना, धैर्य, चतुरता, दूसरों का विश्वास प्राप्त कर सकने की क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता, दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान अपनी विचारधारा की अपेक्षा दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता, सहानुभूति रखना, व्यक्तियों की निजता का ध्यान रखना, उनकी गोपनीयता का ध्यान रखना, उनको समझाना, मनाना तथा आपसी संबंधों में सौहार्द बनाए रखना, ये ऐसे गुण हैं जो अच्छे पारस्परिक संबंधों को विकसित करने की दृष्टि से परामर्शदाता में होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों दूसरा आता है व्यक्तिगत समायोजन। व्यक्तिगत समायोजन यानी एक परामर्शदाता में परिपक्वता, प्रभावशाली व्यक्तित्व, भावात्मक स्थिरता, अपनी कमजोरियों का उनको स्वयं ज्ञान होना, लचीलापन तथा अनुकूलन की क्षमता,
समयानुसार समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए लचीलापन होना और अनुकूलन की क्षमता भी विद्यमान होना चाहिए। इसके साथ साथ महत्व का भाव, विनोदपुट, पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता के साथ साथ आलोचकता को स्वीकार करने की सामर्थ्य। जब भी कोई परामर्शदाता परामर्श का कार्य करता है, उनमें आलोचनाएं जरूर होती हैं। बिना आलोचनाएं के, जब तक आलोचना नहीं होगा बच्चों, तब तक कार्य की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। तो आलोचना को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास तथा विश्वास की भावना, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विवेक सम्मत दर्शन की योग्यता के साथ साथ अपने बारे में ज्ञान, ये सभी गुण व्यक्तिगत समायोजन में सहायक होते हैं। यदि कभी कोई व्यक्ति परामर्शदाता की बात का दूसरा अर्थ समझ ले अथवा परामर्शदाता किसी अन्य व्यक्ति की बात का दूसरा अर्थ समझ ले, तो उसे सहिष्णुतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक स्पष्ट कर सकने की क्षमता का होना भी आवश्यक है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही व्यक्तिगत समायोजन संभव है। नेक्स्ट आता है बच्चों शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा विद्वता की शक्तियां। शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं विद्वता की शक्तियों में बच्चों एक परामर्शदाता के अंदर जो योग्यता होती है, उन योग्यताओं में ऊंची परिष्कृत सामाजिक अभिरुचियां, कार्यक्षमता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान तथा अभिरुचियों का विस्तृत क्षेत्र, सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत, पांडित्य के प्रति झुकाव, तथ्यों का आदर, व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता, अच्छा निर्णय तथा सामान्य विवेक आदि गुण परामर्शदाता में अपेक्षित होने चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं वाह्य व्यक्तित्व। परामर्शदाता का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। मधुर वाणी, उनकी वाणी में मधुरता एवं शीतलता होनी चाहिए। व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रभावशाली होना चाहिए। प्राणवत्ता तथा सहन शक्ति, उनके अंदर धैर्यता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। धैर्यता पूर्वक और सहन शक्ति के साथ वो दूसरे की बातों को सुनने की क्षमता रखें, उनका प्रत्युत्तर नहीं करना है। हो सकता है कि जो बातें वो सुन रहे हैं वो परामर्शदाता के व्यक्तित्व के विरुद्ध हों, लेकिन फिर भी उन्हें सहनशीलता के साथ सुनना है। इसके साथ साथ स्वच्छता का होना परामर्शदाता के लिए आवश्यक है, क्योंकि परामर्शदाता का कोई व्यवहार ऐसा न हो कि परामर्श देने से पहले ही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। नेक्स्ट है बच्चों नेतृत्व। परामर्शदाता में नेतृत्व का गुण प्रधान रूप से होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कारक भी है। क्योंकि बिना नेतृत्व के वह अपने कार्य की सफलता तक नहीं पहुंच सकते हैं। नेतृत्व की भावना, नेतृत्व के गुण की वजह से ही
वह दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं एवं उनका नेतृत्व कर सकते हैं। उनका व्यवहार विश्वसनीय होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों जीवन दर्शन। अच्छा आचरण तथा स्वस्थ जीवन दर्शन परामर्शदाता में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी उपबोध्य उनसे प्रभावित होकर उनके जीवन आदर्शों को अपने में लाना चाहता है, इसलिए उनका व्यवहार तथा स्वास्थ्य एवं जीवन दर्शन भी स्वस्थ होना चाहिए। नागरिकता का भाव होना चाहिए। संश्लिष्ट एवं मान्य मूल्य व्यवस्था उनके अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथा धार्मिक परंपराएं, रुचियां तथा सौंदर्य बोध, मानव प्रकृति में आस्था का होना आवश्यक है। आध्यात्मिक तथा धार्मिक परंपराएं जब वो किसी को परामर्श देते हैं, परामर्श लेने वाला व्यक्ति जो होता है वो ये देखता है कि क्या इन्हें धार्मिक ज्ञान है कि नहीं, या क्या ये धर्मों में रुचि लेते हैं कि नहीं, इनका आध्यात्मिक तौर से ये आध्यात्म से जुड़े हुए हैं कि नहीं, इन्हें प्रकृति का ज्ञान है कि नहीं, ये मानव को समझते हैं कि नहीं, मानव में आस्था रखते हैं कि नहीं। इसलिए एक परामर्शदाता में इन सभी गुणों का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार से बच्चों रोयबर का सातवीं विशेषता है वृत्ति के प्रति समर्पित होना। हमने पहले ही बता दिया है कि वृत्तिक का अर्थ होता है व्यवसाय। तो व्यवसायिक अभिरुचियां, एक परामर्शदाता में व्यवसाय के प्रति अभिरुचियां होनी चाहिए। अपने व्यवसाय के प्रति जब तक व्यक्ति को रुचि नहीं होगा वह अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ निर्देशन में रुचि लेना, निर्देशन कार्य में रुचि लेना, वृत्तिक दृष्टिकोण, व्यवसाय के प्रति उनका दृष्टिकोण उचित एवं सकारात्मक होना चाहिए। प्रेरणा भाव, वो जिस व्यक्ति को परामर्श दे रहे हैं, परामर्श लेने वाला जो व्यक्ति है, उनको परामर्शदाता उनके अंदर प्रेरणा का भाव उत्पन्न करे। जब तक व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा, उसके अंदर प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी, बिना मोटिवेशन के, बिना अभिप्रेरणा के वह किसी भी कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके साथ साथ शिक्षा के कार्य के लिए निष्ठा एवं उत्साह। शिक्षा एक ऐसा कार्य है बच्चों जिसे जब अध्यापक अपने विद्यार्थियों को प्रदान करता है तो अध्यापक या परामर्शदाता दोनों में ही अपने कार्य के प्रति निष्ठा एवं उत्साह होना चाहिए। कार्य के प्रति ईमानदारी होगी, लगन होगा और इसके साथ साथ उसमें उत्साह होगा, तो वह बच्चों को वर्तमान समय की शिक्षा प्रणालियों के विषय में बताएंगे, नित नए ज्ञान एवं नित नए खोज के विषय में बताएंगे। कहने का तात्पर्य है कि पढ़ाने के माहौल में वह अपने आप को पूरी तन्मयता के साथ लगा देते हैं, तो उनमें निष्ठा एवं उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ छात्रों के लिए नियुक्त कर्मचारियों के कार्य में रुचि, छात्रों के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उन कर्मचारियों के कार्यों में भी
रुचि लेना, रुचि लेने के साथ साथ उनका सहयोग भी करना, ये परामर्शदाता के अंदर होना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचे कि ये कार्य मेरा है और ये कार्य इनका है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ वृत्तिक नैतिकता के प्रति उच्च भावना रखना, अपने व्यवसाय के प्रति हमेशा उच्चतम भावना रखना, स्ट्रांग बने रहना कि जो कार्य कर रहे हैं वह सफल होगा, उसमें हमारी रुचि है और उसको आगे लेके जाएंगे। इससे वह अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। इसके साथ साथ अपने व्यवसाय के विकास के विषय में सोचना, वृत्तिक विकास, किस प्रकार से हम अपने कार्य का विकास कर सकते हैं, किन मापदंडों, किन मानदंडों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और विकास के लिए जो भी संभावनाएं हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तभी वृत्तिक विकास को प्राप्त करते हैं। और यह वृत्तिक विकास परामर्शदाता में होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले निर्देशन एवं परामर्श में वृत्तिक विकास पर ही कार्यक्रम आधारित होते थे। इसके साथ साथ कर्तव्य के निश्चित समय के अतिरिक्त भी अपने कार्य को करने की इच्छा रखना तथा परामर्श को सहायता प्रदान करने वाले संबंध के रूप में मानकर कार्य करना भी आवश्यक गुण है। इन 7 बिंदुओं के अंतर्गत आने वाली विशेषताओं के संबंध में रोयबर लिखते हैं कि एक आदर्श परामर्श की विशेषताओं का यह विस्तार उस व्यक्ति को हतोत्साहित कर सकता है जो शोध कार्यों के लिए चुने हुए क्षेत्र का विचार रखता है। ये विशेषताएं इतनी व्यक्तिनिष्ठ है कि उनको मात्र निश्चित करना कठिन है। फिर भी एक आदर्श परामर्शदाता के जो गुण रोयबर ने बताए वही प्राचीन संस्कृतियों द्वारा भी मान्य है। इस प्रकार से रोयबर की विशेषताएं प्राचीन संस्कृतियों को लेते हुए है और यही विशेषताएं एक आदर्श परामर्शदाता में होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, आदर्श परामर्शदाता में आदर्श गुणों के साथ साथ सभी विद्वानों के मतों के अनुसार भी हम एक पक्ष भारतीय मतों का भी रखना चाहते हैं। भारतीय मतों के अनुसार भारतीय संस्कृति में किन गुणों का उल्लेख किया गया है जो एक आदर्श व्यक्ति में होने चाहिए। तो भारतीय मत के अनुसार ए.आर. वाडिया ने, भारतीय मत में ए.आर. वाडिया ने लिखा कि अपने उच्चतम विकास में धर्म ने इस प्रकार का मनुष्य उत्पन्न किया जिसमें गुणों की गरिमा व्याप्त है, जो गुणों से भरा हुआ है, जो इतना मूल्यवान है कि संसार उसके मरण द्वारा अपने को वंचित नहीं करना चाहता। इस प्रकार से भारतीय जीवन एवं संस्कृति में धर्म की भूमिका बड़ी व्यापक एवं स्पृहणीय रही है।
धर्म के सच्चे स्वरूप का अनुगमन करते हुए व्यक्ति एक आदर्श परामर्शदाता बन सकता है। बुद्ध और गांधी के आत्म साक्षात्कार, उनके जीवनानुभव एवं खोजे हुए सत्य क्या आज भी मानवता के मार्ग को आलोकित नहीं करते हैं? गांधी एवं बुद्ध के जो भी आत्म साक्षात्कार, जीवनानुभव के खोजे हुए सत्य आज भी लोग मानवता के मार्ग में प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसको आदर्श मानते हैं। वाडिया ने इन्हीं को जीवन का मूल्य कहा। उन्होंने कहा कि संसार की आध्यात्मिक विशेषता के प्रति आस्था, अपने अंदर ईश्वर को साक्षी रूप से देखना, वह आडंबरों तथा कर्मकांडों को निस्सार समझना तथा उच्च नैतिकता की भावना, ये सभी परामर्शदाता में होनी चाहिए। ये सभी विशेषताएं देश काल निरपेक्ष हैं तथा जीवन के आध्यात्मिक स्वरूप पर बल भी देती हैं। इस तरीके से एक परामर्शदाता को धर्म के सार्वदेशिक सिद्धांतों का समादर करना चाहिए तथा मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति में विश्वास रखना चाहिए। तो रॉयबर द्वारा बताई गई भारतीय संस्कृति में वर्तमान अनेक विशेषताएं परामर्शदाता के आदर्श स्वरूप का निर्माण करती हैं। यद्यपि बच्चों आदर्श को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, फिर भी बिना आदर्श के परामर्शदाता या परामर्शदाता रूपी शिक्षक के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक परामर्शदाता में इन सभी गुणों एवं विशेषताओं का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे हम इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में अगले टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।